नमस्कार। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के भारतीय समाज में मुद्दे और समस्याओं के अंतर्गत आत्महत्या के बारे में, जिसमें हमने आत्महत्या का अर्थ, उसकी परिभाषा, आत्महत्या के कारक, जिसमें असामाजिकों के अंतर्गत मनोजैविकीय कारक, मद्यपान, उन्माद और स्नायु दोष और सामान्य मनोजैविकीय कारक के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राकृतिक या भौगोलिक दशाएं जो आत्महत्या के कारक हैं उनके बारे में, और आत्महत्या का सामाजिक कारक और आत्महत्या के प्रकारों के बारे में। आत्महत्या के असामाजिक कारकों में दूसरा कारक है प्राकृतिक या भौगोलिक दशाएं। प्राकृतिक पर्यावरण भी विशेष प्रकार के रोगों को जन्म देता है, इसलिए प्राकृतिक दशाओं के कारण भी आत्महत्याएं हो सकती हैं। इनमें जलवायु और तापमान आत्महत्या के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। दुर्खिम के अनुसार भौगोलिक दशाएं स्वयं आत्महत्या के लिए उत्तरदायी नहीं होती हैं, लेकिन इन भौगोलिक या प्राकृतिक कारकों का प्रभाव सामाजिक दशाओं पर पड़ता है और ये सामाजिक दशाएं व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती हैं। इन प्राकृतिक और भौगोलिक दशाओं में जलवायु और तापमान दोनों को लिया जा सकता है। जलवायु और आत्महत्या के संबंध को बताने के लिए मोर्सिल ने आत्महत्या के लिए जलवायु को उत्तरदायी माना। उनके अनुसार जहाँ समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है वह आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होती है और यह आत्महत्या के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जलवायु मानी जाती है। लेकिन दुर्खिम इस विचार से सहमत नहीं है और उन्होंने इस बात का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि समशीतोष्ण जलवायु आत्महत्या की दर का कारण नहीं है, बल्कि इसमें विकसित होने वाली विशिष्ट सभ्यता और उसका वितरण ही आत्महत्या का कारण हो सकता है। उनका कहना है कि लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति के कारण की खोज जलवायु के रहस्यात्मक प्रभाव में नहीं, बल्कि इस सभ्यता की प्रकृति में विभिन्न देशों में इसके वितरण की पद्धति में की जानी चाहिए। प्राकृतिक या भौगोलिक कारणों में दूसरा कारक है मौसमी तापमान। प्रायः मौसम को भी आत्महत्या का कारण माना जाता है और यह सोचा जाता है कि जब आकाश में अंधेरा हो, तापमान बहुत कम हो, नमी अधिक हो, प्राकृतिक वातावरण में निराशा महसूस होती हो, तो इस निराशापूर्ण वातावरण में मनुष्य के मन में विषाद उत्पन्न हो जाता है, जो उसे जीवन के प्रति उदासीन बना देता है। मोंटेस्क्यू के अनुसार ठंडे और पतझड़ वाले देशों में आत्महत्या अधिक होती है क्योंकि यह जगह आत्महत्या के लिए अनुकूल है, इसलिए पतझड़ के मौसम में अधिक आत्महत्याएं होनी चाहिए। लेकिन दुर्खिम इस विचार से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि अधिकतम आत्महत्या न तो सर्दियों में होती है और न पतझड़ में, बल्कि मधुर मौसम में होती है, जब प्रकृति सर्वाधिक मुस्कुराती है और तापमान सर्वाधिक सौम्य होता है। मनुष्य जीवन को तब त्यागना पसंद करता है जब वह सबसे कम कठिन होता है। गर्मियों में अधिक आत्महत्याएं की जाती हैं। दुर्खिम के अनुसार गर्मी और सर्दी की आत्महत्याओं का अनुपात 6:4 है। दुर्खिम ने इसकी भी आलोचना की है। उन्होंने 7 प्रमुख राज्यों में ग्रीष्म, बसंत, पतझड़ और सर्दी की ऋतुओं में होने वाली आत्महत्याओं का अध्ययन किया और बताया कि प्रत्येक देश में विभिन्न ऋतुओं में सर्वाधिक संख्या में आत्महत्याएं ग्रीष्म ऋतु में और सबसे कम शीत ऋतु में होती हैं। फिर भी दुर्खिम आत्महत्या का कारण गर्मी या सर्दी को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि यदि गर्मी आत्महत्या का कारण है तो गर्म देशों में अधिक आत्महत्याएं होनी चाहिए, लेकिन यूरोप के दक्षिणी भागों में आत्महत्याएं उत्तरी देशों की तुलना में कम है। इसलिए थर्मामीटर के परिवर्तन और आत्महत्या में परस्पर कोई संबंध नहीं है। दुर्खिम के अनुसार मुख्य रूप से सामाजिक क्रिया में होने वाले परिवर्तन ही आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होते हैं। तापमान, मौसम और महीनों के अनुसार सामाजिक क्रिया की मात्रा और गति में परिवर्तन होता रहता है। जब दिन लंबे होते हैं तो आत्महत्या अधिक होती है और जब दिन छोटे होने लगते हैं तो आत्महत्या की संख्या भी कम हो जाती है।
दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या और दिन की लंबाई का कुछ संबंध है। मुख्य रूप से आत्महत्याएं दिन में होती हैं, इसलिए दिन की लंबाई के बढ़ने के साथ साथ आत्महत्या की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। लेकिन दिन में आत्महत्या अधिक होने का कारण तापमान नहीं है। इसका कारण यह है कि दिन में सामाजिक जीवन अधिक सक्रिय हो जाता है। इस तीव्रता और गहनता के कारण ही आत्महत्याएं दिन में अधिक होती हैं। दोपहर के बाद सामाजिक क्रियाएं अधिक होती हैं, इस कारण आत्महत्याएं भी इन्हीं समयों में होती है। रात विश्राम का काल होता है, इसलिए जीवन इस समय निष्क्रिय हो जाता है और तब आत्महत्याएं भी कम होती हैं। यही चीज़ सप्ताह के दिनों पर भी लागू होती है। शुक्रवार का दिन अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि इस दिन व्यापारिक जीवन में शिथिलता आ जाती है, सामाजिक क्रिया भी शिथिल हो जाती है। शनिवार की शाम तक यह शिथिलता बढ़कर रविवार को पूर्ण रूप से बढ़ जाती है और क्रियाएं रुक जाती है। इसलिए रविवार को आत्महत्याएं कम होती हैं, लेकिन रविवार को स्त्रियों की सक्रियता बढ़ जाती है, इसलिए स्त्रियों में आत्महत्याएं उस दिन अधिक होती है। मौसम के अनुसार भी आत्महत्याएं घटती बढ़ती रहती हैं। सर्दी के मौसम में सामाजिक जीवन निष्क्रिय हो जाता है, बसंत के समय में सक्रियता बढ़ जाती है, अंतःक्रिया तेज हो जाती है और जून जुलाई में आत्महत्याओं की संख्या में और भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इस समय मौसम में गाँव में सक्रियता बढ़ जाती है। अगस्त में सामाजिक क्रिया कम होने से आत्महत्याएं भी कम होती हैं। इसलिए दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या का घटना बढ़ना भौगोलिक परिवर्तनों पर निर्भर नहीं है, बल्कि सामाजिक क्रिया की तीव्रता और धीमेपन पर निर्भर करता है। लेकिन सामाजिक क्रिया की ये दशाएं भौगोलिक दशाओं से ही प्रभावित होती हैं। इस प्रकार दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या की प्रवृत्ति को मनोजैविकी और प्राकृतिक पर्यावरण के आधार पर स्पष्ट रूप से नहीं समझा जा सकता है, बल्कि यह एक सामाजिक घटना है जिसका प्रकटीकरण व्यक्तिगत रूप से होता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक कारण आत्महत्याओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। आत्महत्याओं की विशेषता की समानता और भिन्नता के आधार पर दुर्खिम ने उनके प्रकारों का भी निर्धारण किया है। उनके अनुसार आत्महत्या के प्रकारों का वर्गीकरण उनको उत्पन्न करने वाले सामाजिक कारकों के वर्गीकरण के आधार पर किया जाना चाहिए। दुर्खिम आत्महत्या के प्रकारों में धर्म, परिवार, राजनीति, व्यवसाय आदि इन सामाजिक तत्वों को महत्वपूर्ण मानते हैं और उसी के अनुसार उन्होंने आत्महत्याओं का वर्णन किया है। दुर्खिम ने मुख्य रूप से 3 प्रकार की आत्महत्याएं बताई है: अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या और आदर्शहीन आत्महत्या। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक परिस्थितियाँ विशेष भावात्मक स्थितियों को जन्म देती है, जिसके कारण व्यक्ति आत्महत्या करता है। अहमवादी आत्महत्या का भी मुख्य कारण सामाजिक समूहों में विघटन है। दुर्खिम के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में जब असंतुलन हो जाता है और व्यक्ति स्वयं को समाज के साथ संबंधित नहीं कर पाता है, तो इंटेंस इंडिविजुअलाइजेशन या अतिशय व्यक्तिकता की स्थिति आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति का निजी जीवन के प्रति भी लगाव और झुकाव नहीं रहता और उस स्थिति में अधिक आत्महत्याएं होती हैं। जैसे कोई विशिष्ट सामाजिक समूह संगठित है, उसके सदस्यों की समूह के साथ एकात्मकता है, वे समूह के आदर्शों के अनुरूप आचरण करते हैं और सामूहिक जीवन के प्रति लगाव रखते हैं, तो उसके सदस्यों में परस्पर और समूह के प्रति प्रेम और रुचि बनी रहती है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि समूह के सदस्य सामूहिक गतिविधियों के प्रति उदासीन हो जाएं, उसमें रुचि लेना छोड़ दें, उसके प्रति आकर्षण न रखें, तो सामाजिक समूह विखंडित हो जाएगा, उनमें असंगठन और विघटन की स्थिति हो जाएगी। तो उसके कारण व्यक्तियों के निजी जीवन के प्रति भी लगाव और झुकाव नहीं रहेगा और आत्महत्याएं अधिक होंगी। इसलिए जब सामाजिक समूहों में एकीकरण होता है तो आत्महत्या की दर कम होती है और सामाजिक समूहों में विघटन होने पर आत्महत्याएं अधिक होती हैं।
सामूहिक शक्ति की प्रबलता के कारण व्यक्ति सामाजिक कर्तव्यों को भली भांति निभाता है और नियमों की पालना करता है। इससे सामूहिक एकीकरण बना रहता है। संगठित समूहों में जो भावनाएं और विचार सामूहिक शक्ति पर निर्भर करते हैं, उनमें परस्पर विचारों का आदान प्रदान होता है और सामान्य भावनाओं और लक्ष्यों के आधार पर जीवन के प्रति व्यक्ति का जो लगाव है, वह संगठित सामाजिक समूहों में पाया जाता है और असंगठित समूहों में यह व्यवहार नहीं पाया जाता। असंगठित समूह के सदस्य जीवन की कठिनाइयों को चुपचाप अकेले रहकर सहन करने में सक्षम नहीं होते हैं। इस कारण वे आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनका इसके अतिरिक्त कोई लक्ष्य नहीं रह पाता। उनको जीवन असहनीय लगता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अतिशय व्यक्तिवादिता आत्महत्या का कारण है। दुर्खिम ने समाज और जीवन में संबंध स्थापित करके माना है कि मनुष्य की क्रियाएं सामूहिक जीवन से उत्पन्न होती है और इन क्रियाओं का उद्देश्य भी सामूहिक होता है। व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में ये क्रियाएं समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। जितना अधिक व्यक्ति समाज से संबंधित होता है, वह उतना ही अधिक सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता है और समाज से जितनी ज़्यादा पृथकता होती है, जीवन के प्रति व्यक्ति का लगाव भी उतना ही कम हो जाता है। यानी समाज ही व्यक्ति के जीवन का स्रोत है। समाज से अलग होते ही व्यक्ति अस्थिर प्रकृति का, उद्देश्यहीन और रिक्त हो जाता है और वह सोचता है कि अब उसका जीवित रहना व्यर्थ है। इस प्रकार असंगठन, असंतुलन, एकीकरण का अभाव, जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण आदि व्यक्ति की सामाजिक पृथकता के परिणाम है। जब व्यक्ति का अहम उसे समाज से अलग कर देता है, तो वह स्वयं को लक्ष्यहीन मानकर आत्महत्या कर लेता है। दुर्खिम ने इस प्रकार की आत्महत्या को अहमवादी आत्महत्या कहा है, क्योंकि वैयक्तिकता, अहम और सामाजिक पृथकता आत्महत्या के जन्मदाता होते हैं। इस प्रकार अहमवादी आत्महत्या सामाजिक संगठन के अभाव में होती है। व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले मुख्य 3 सामाजिक समूह हैं: धार्मिक समूह, परिवार और राजनीतिक समूह। इन सब से जब व्यक्ति की दूरियां हो जाती हैं, तो वह आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है। जिन समाजों में धार्मिक समूहों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक होती है और एकीकरण कम होता है, वहाँ आत्महत्याएं अधिक होती है। और जिन धार्मिक संगठनों में व्यक्तिगत निर्णय की स्वतंत्रता कम होती है, वहाँ एकीकरण की मात्रा अधिक होती है और वहाँ आत्महत्याएं कम होती हैं। इसी प्रकार परिवार को भी उन्होंने आधार बनाकर आत्महत्या को समझाने का प्रयास किया है। समाज का संगठन और एकीकरण व्यक्तियों को जीवित रहने की प्रेरणा देता है। जो परिवार जितना अधिक संगठित होता है, उसमें आत्महत्या की दर उतनी ही कम होती है और विघटित परिवार जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी अहम पर जीता है, वहां आत्महत्या की दर ऊंची होती है। राजनीतिक समाज और आत्महत्या को भी दुर्खिम ने समझाने का प्रयास किया है। उनके अनुसार संगठन की एकता का आत्महत्या के साथ संबंध राजनीति के स्तर पर भी देखा जा सकता है। प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक समाज में बहुत कम आत्महत्याएं होती है, लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित होता जाता है, उसमें असंगठन बढ़ता जाता है और आत्महत्या की दर भी बढ़ जाती है। दुर्खिम ने आत्महत्या का दूसरा प्रकार परार्थवादी आत्महत्या बताया है। इसके अंतर्गत जब सामाजिक एकीकरण बहुत अधिक दृढ़ होता है और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का कोई मूल्य ही नहीं दिखाई देता, केवल समाज उसकी प्रत्येक क्रिया को यंत्र की तरह निर्देशित करता है, उसके व्यक्तिगत हित, रुचियाँ या विचार पूर्णतः अचेतन होकर सामूहिक विचार और सामूहिक रुचि और हितों का अनुसरण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में होने वाली आत्महत्याओं को दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्या कहा है। इस प्रकार परार्थवादी आत्महत्या अहमवादी आत्महत्या का विपरीत रूप है। व्यक्ति जो कुछ भी क्रियाएं करता है, सब कुछ समूह या समाज को दृष्टि में रखकर करता है।
वह केवल समूह का सदस्य रह जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। उसे समूह के लिए अपने आप को त्यागना भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या ही एक विकल्प रह जाता है, जिसे परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। दुर्खिम ने उस अवस्था को परार्थवादी अवस्था कहा है जिसमें व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का पूर्णतः अभाव होता है। सामूहिक पर्यावरण सामाजिक हित से प्रेरित होता है और सामाजिक संगठनों की बहुत अधिक दृढ़ता होती है। इस अवस्था से उत्पन्न होने वाली आत्महत्याएं ही परार्थवादी आत्महत्याएं हैं, क्योंकि इन आत्महत्याओं में कर्तव्य को प्रमुखता दी जाती है, इसलिए इन्हें कर्तव्य प्रधान परार्थवादी आत्महत्या भी कहा जा सकता है। दुर्खिम इस प्रकार की आत्महत्या में शहीदों को भी शामिल करते हैं। उन्हें आत्महत्या की इच्छा करने में बलिदान का सुख मिलता है, इसलिए समाज बलिदानों को महत्व देता है। दुर्खिम ने इन परार्थवादी आत्महत्याओं को भी 3 भागों में बांटा है। पहला, कर्तव्य प्रधान परार्थवादी आत्महत्या। इसमें व्यक्ति समाज के आदेशों के सामने नतमस्तक होकर सामाजिक कर्तव्य को अनिवार्य समझकर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है। दूसरा है वैकल्पिक परार्थवादी आत्महत्या। इस प्रकार की आत्महत्या में व्यक्ति बाध्य होकर आत्महत्या नहीं करता, बल्कि समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य से आत्महत्या करता है। तीसरे प्रकार की आत्महत्या जो है वह है उग्र या तीव्र परार्थवादी आत्महत्या। इसमें सामाजिक पर्यावरण व्यक्ति को मानव से उच्च शक्ति के समक्ष अस्तित्वहीन करती है। वह एक महान व्यक्तित्व में अपने को विलीन करने के लिए आत्महत्या करता है। तीसरे प्रकार की आत्महत्या बताई है आदर्शहीन आत्महत्या। दुर्खिम के अनुसार प्रत्येक समाज में मनुष्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट साधन और पद्धतियां होते हैं। समाज के कुछ नियम और प्रथाएं होती हैं, कुछ कानून होते हैं जो व्यवहार को नियंत्रित करने के आधार हैं। इन नियमों का पालन जब तक समाज उचित रूप से करता है तब तक समाज में व्यवस्था और एकरूपता बनी रहती है। लेकिन जब सब लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने तरीके से करने लगते हैं तो सामाजिक नियमों में शिथिलता आने लगती है और समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। इसके कारण समाज पर अनेक संकट आ जाते हैं। समाज की ऐसी अवस्था जिसमें समाज के सदस्यों के समक्ष कोई आदर्श नियम नहीं होते हैं, सामूहिक एकरूपता समाप्त हो जाती है। समाज के सदस्य दिशाहीन होकर मनमाना व्यवहार करने लगते हैं। समाज की उस स्थिति को आदर्शहीनता की स्थिति कहा जाता है और इस आदर्शहीन सामाजिक अवस्था के कारण जो आत्महत्या की जाती है, दुर्खिम उन्हें आदर्शहीन आत्महत्या कहते हैं। आदर्शहीन आत्महत्या के उन्होंने 2 मुख्य कारण बताए हैं। पहला, आर्थिक संकट और आर्थिक संपन्नता दोनों ही असामान्य अवस्थाएं हैं। इस स्थिति या इसकी संक्रांति काल में भी आत्महत्याओं की संख्या बढ़ जाती है। और दूसरा, वैवाहिक जीवन में भी आदर्शहीन आत्महत्याएं होती है। या तो स्त्री वैधव्य का जीवन बिताए, तो ऐसी नई परिस्थितियों से जब वह संतुलन नहीं कर पाती तो ऐसी स्थिति में आत्महत्या कर लेती है। या फिर विवाह विच्छेद हो जाने पर भी इस तरह की आत्महत्याओं की संख्या बढ़ जाती है। पहले 3 प्रकार की आत्महत्याओं के अलावा भी कुछ ऐसी आत्महत्याएं हैं जो इन तीनों श्रेणियों में नहीं आती। इन्हें घातक आत्महत्या की श्रेणी में रखा गया है। इसके अंतर्गत विवाह, विशेष रूप से एक विवाह के आदर्श के कारण नवयुवक पति और निसंतान विवाहित स्त्री को आंतरिक कुंठा का शिकार होना पड़ता है। एक विवाह का बंधन पुरुष की काम प्रवृत्ति को सीमित कर देता है, जो उसे आत्महत्या की ओर प्रेरित करती है। उसी प्रकार संतानहीन विवाहित स्त्री माँ बनना चाहती है, लेकिन एक विवाह का बंधन उसे अन्य व्यक्ति तक जाने से रोकता है। तब निराश होकर वह आत्महत्या की ओर अग्रसर होती है। और किसी मालिक के अत्याचार से पीड़ित मजदूर भी आत्महत्या करने की ओर प्रेरित होता है।
ये तीनों ही स्थितियाँ अत्यधिक नियंत्रण, अत्यधिक आदर्शवादिता और कठोर नियमबद्धता की है। ऐसे समय में व्यक्ति कुंठित होकर उनसे स्वतंत्र होना चाहता है और जब उसे बाहर आने का उसे कोई मार्ग नहीं मिलता तो व्यक्ति आत्महत्या कर बैठता है। दुर्खिम इस प्रकार की आत्महत्या को घातक आत्महत्या कहते हैं। इस प्रकार दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या सार्वभौमिक सर्वकालीन घटना होते हुए भी निरपेक्ष रूप से सामान्य तथ्य नहीं कही जा सकती। आत्महत्या उन व्याधिकीय दशाओं का परिणाम है जो प्रगति के साथ साथ बढ़ती है, परंतु यह उसकी आवश्यक दशा नहीं है। आधुनिक युग की व्याधिकीय सामाजिक दशाएं ही वास्तव में आत्महत्या की वृद्धि का मुख्य स्रोत है। इसलिए इन व्याधिकीय दशाओं को अगर रोका जा सके तो हम आत्महत्याओं की संख्या में भी कमी ला सकते हैं।